हेलो बच्चों, आज हम आए हैं बच्चों इंटर क्लास की क्लास चैप्टर को लेकर। हैं इंटर वालों बच्चों की डिमांड थी कि सर आप चैप्टर पढ़ाइए और उसके बारे में बताइए कि चैप्टर में क्या बताया गया है। तो बच्चों आज हम इंटर क्लास के बच्चों के लिए लाए हैं, खासकर ऋषभ बहुत पीछे पड़े थे कि सर आप वीडियो बनाइए और अपना चैप्टर बताइए, सर वो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम जरूर समझाएंगे। आज हम चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है जो राष्ट्र का स्वरूप है। इंटर वाले बच्चों खासकर समझ लो कि इसमें क्या बताया गया है। वैसे बेटा अगर देखी जाए यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग तो तुम लोगों की व्याख्यात्मकता जो प्रश्न है अब तो 8 नंबर तो आपके बंधे बंधे हो जाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि अब आपसे क्या पूछता है, पहले तो आपसे शीर्षक पूछता है, शीर्षक का नाम लिखिए। ठीक है, शीर्षक क्या हो जाता है हमारा बच्चा? हमारा शीर्षक हो जाता है राष्ट्र का स्वरूप। अब लेखक, भाई लेखक डाला आपने लेखक डाला तो लेखक कौन सा डाल देते हैं बच्चा? आप वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर आपसे प्रश्न उसमें करता है, आपसे 3-4 प्रश्न करके बाद में एक व्याख्या पूछ लेता है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। अगर व्याख्या 2 लाइनें भी लिख दोगे तब भी टीचर 1 नंबर तो देगा, मतलब 9 नंबर है। आपको उत्तर ढूंढना होता है बच्चा कि क्वेश्चन कि राष्ट्र के 3 अंग कौन कौन से हैं। तुमको पता है, भूमि, जनसंतकृति और भूमि जनसंतकृति। यही तुम्हारे क्या है भाई? यही तो 3 राष्ट्र के स्वरूप के अंग हैं। आपका उत्तर हो गया। तो कहने का मतलब जब हम व्याख्या बताएंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब हम आपको नोट्स वो कराएंगे अवेलेबल टेलीग्राम पर, हम नोट्स बना रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे बच्चों। ज्यादा परेशान मत होना, हम साहित्य बताएंगे, डरो मत। हैं डर है, ये डर जो होता है ना कमजोर करता है इंसान को। अच्छा चलिए हम बात करते हैं किस पे? राष्ट्र के स्वरूप। बेटा देखो राष्ट्र के स्वरूप मतलब राष्ट्र के बखान बताया गया, मतलब राष्ट्र के स्वरूप का कैसे क्या निर्माण होता है, अपना राष्ट्र कैसा बनता होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए है, इसके बारे में बताया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। बहुत अच्छे लेखक माने गए हैं, इनका निबंध विधा पर आधारित है ये। चलिए हम बात करते हैं सारांश पर बच्चों। देखो बेटा मैं सारांश बताऊंगा, अब मुझे पूरी लाइनें तो याद नहीं रह सकती हैं बच्चा। अब मगर मैं पूरा एक तुमको शैली बता दूंगा उसमें क्या प्रयोग किया गया बच्चा। जैसे कि मानो बेटा अब कहा जा रहा है भूमि कौन है? हमारी माता है। क्या है? हमारी माता। हम सब उसके कौन है? पुत्र हैं। लेखक जब ये लाइन कहता है भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह भारतवासी क्या है भाई? सब अपनी भूमि के पुत्र हैं, भूमि के पुत्र हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी भूमि माता की सेवा करें, क्योंकि एक जन्म देने वाली माँ होती है, एक जन्म हमको क्या यानी कि जीवन और पालने वाली होती है, जो हमारा पेट भरती है, वो है हमारी भूमि यानी धरती माँ। तो कहने का मतलब लेखक कहता है कि ये संसार में तरह तरह के लोग, तरह तरह के धर्म, तरह तरह की जातियां सब है, निवास करती हैं, मगर भावार्थ सबका एक होना चाहिए, एकता। भूमि पर एकता होनी चाहिए, क्योंकि भूमि किसी को नहीं बांटती है, भूमि सबको समान रूप से देखती है। हैं अब जल भी हमको सब मिलता, सबको जल प्राप्त होता है, हैं अन्न भी सबको प्राप्त होता है। तो क्या वो अलग अलग अन्न सबको देते हैं कि नहीं? तुम इस जाओ उसके हो, तुम इस उसके हो, तो क्या उसको अलग अलग दे देते हैं? नहीं बच्चा, भूमि का मतलब होता है सभी, समस्त भूमि के सभी पुत्र किसके हैं? धरती माता के। तो कहने का मतलब राष्ट्र के शुरू में जो व्याख्यान किया गया है बच्चा, इसी का किया गया कि राष्ट्र का स्वरूप 3 अंगों से मिलकर बना है, जन, संस्कृति और भूमि। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो राष्ट्र का स्वरूप बनने का कोई औचित्य नहीं बनता बच्चा। कहने का मतलब कोई औचित्य ही नहीं है बेटा। अगर राष्ट्र मान लीजिए भाई जन नहीं होगा तो संस्कृति नहीं होगी, हैं भूमि नहीं होगी तो संस्कृति कहां से होगी? तो कहने मतलब इन तीनों के मिलने से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो बेटा कुछ भी नहीं असंभव, सब असंभव है, कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा अगर इन तीनों में से एक भी कम हो जाए। तो कहने का मतलब लेखक ने दर्शाया है कि राष्ट्र का निर्माण देवों ने किया है, वो प्राचीन काल से, अनंत काल से। हमें नहीं पता राष्ट्र का निर्माण कब हुआ, भूमि का निर्माण कब हुआ, अनंत काल से है ना बच्चा। कहने का मतलब है जिस तरीके की संसार की समस्त नदियां आकर कहाँ मिलती हैं? सागर में। इसी तरीके क्या है संसार के समस्त, अगर मनुष्य जाति को देखा जाए तो क्या है? भूमि ही उसकी सबकी जन्मदात्री है ना। तो भूमि के प्रति एक भाव रखो, अपनी भूमि के प्रति एक भाव रखो। अलग अलग हो तो क्या हुआ है? नदियां सब सागर में मिल जाती हैं, क्या पता चलता है कि वहां गंगा है, यमुना, सरस्वती है? किसी को नहीं पता चलता ना बच्चा। है सागर में सब एक हो जाते हैं। तो कहने मतलब क्या है? पृथ्वी जब एकता की बात आती है तो सब एक हो जाना चाहिए, एक को, ये भाव दर्शाते हैं वहां पर। जिस प्रकार जंगल में तरह तरह के वनस्पति, लताएं, पेड़ पौधे होते हैं, मगर वो आपसी विरोधी नहीं होते, क्योंकि उसकी सुंदरता क्या है? विभिन्न विभिन्न पौधे जो एक होकर जंगल की सुंदरता बढ़ाए हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ विभिन्न विभिन्न धर्म होकर, जातियां होकर क्या है? तब भी एकता का स्वरूप दर्शाते हैं। इसीलिए कहा गया कि भारत देश क्या है? अनेकता में भी एकता प्रतीत करता है।
तो बेटा यही भाव उसमें दर्शाया गया है? हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है उसको हमें ध्यान में रखकर देखना चाहिए कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने कितने महान महान कार्य किए, उनकी संस्कृति को अपनाना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, संस्कृति को भूल रहे हैं। अगर संस्कृति को भूलेंगे तो हम एक अंग को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं ना। कि मैंने क्या कहा, 3 नहीं होंगे तो तीनों अगर मुझसे एक भी कम हुआ तो समझ लो मनुष्य अस्तित्व की संस्कृति का समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। मैंने कहा संस्कृति, उस संस्कृति का क्या हो रहा है? हम लोग धीरे धीरे दोहनी तो कर रहे हैं संस्कृति को, कमी तो करते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब राष्ट्र के स्वरूप में संस्कृति, जन, भूमि, इन तीनों का होना बहुत स्वाभाविक है। अब लेखक जब कहता है भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र, ये समस्त पृथ्वी के जितने भी जन हैं ये सब उसके पुत्र हैं। और पुत्र का रक्षा करना क्या कर्तव्य बनता है कि नहीं? जिस तरह वो अपनी माँ की रक्षा करता है, एक तरीके हमारी भूमि माँ ही तो है, उसकी भी रक्षा करना हमारा धर्म कर्तव्य सब बनता है। तो कहने का मतलब जो हमें पालती है, पोसती है, खिलाती है, वही तो मेरी माँ है। इसीलिए कहते हैं राष्ट्र के निर्माण में हम लोगों के साथ हमारी संस्कृति, भूमि का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहने का मतलब राष्ट्र के शुरू में लेखक जो बता रहा है यही भावार्थ बता रहा है कि देश की एकता, हमारी संस्कृति भिन्न है मगर हमारे भाव नहीं भिन्न होने चाहिए ना, हमारी सोच एक जैसी होनी चाहिए बस। जिस तरह 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 की नदियों वाला उदाहरण मैंने दिया, यानी कि नदियां के लेखक ने उदाहरण दिया है, वनस्पति लताएं। अब समझ लीजिए वनस्पतियां तो कई तरह की होती हैं, मगर क्या वो विरोधी होती है? नहीं, वो सब परस्पर एक जैसी मिल जाती हैं। इसीलिए तो जंगलों की सुंदरता और बढ़ती है। अब पुष्पों के बागों में जाओगे, मान लीजिए खूब सुंदर पुष्प हैं, तरह तरह के हैं फूल, अब तो उसकी सुंदरता है किसके कारण? तरह तरह की बिरंगी फूलों के कारण। तब हम लोग को कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके हम भिन्न भिन्न है, देखने में भिन्न भिन्न है मगर सोच सबकी एक है, क्योंकि उसमें सब में सुगंध प्यारी है। तो कहने का मतलब यही भावार्थ है कि हम जैसे लोगों को राष्ट्र के प्रति जागृत रहना चाहिए, तभी एक राष्ट्र का स्वरूप अच्छा बन पाएगा, तभी हमारी संस्कृति विकास करेगी। बच्चा जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से भारतीय संस्कृति अटूट अंग है, अब इसका उत्तर आपको जब पैराग्राफ दिए जाएंगे, पैराग्राफ में सारे उत्तर होंगे कि कौन कौन से उत्तर किस किस क्वेश्चन के देने हैं। ऑफलाइन बच्चों को मैं MS कोचिंग में बता दूंगा कैसे कैसे व्याख्या करनी है। जो ऑनलाइन है अगर उनको कोई समस्या है तो मुझे बता दें, जब हम PDF सेंड करेंगे सारी बातें हम बता देंगे कैसे कैसे करना है। बच्चों आप लोगों को ज्यादा परेशान मत होने हैं, क्योंकि कठिन नहीं है ज्यादा। आप लोगों की व्याख्या कोई कठिन नहीं बच्चा, अगर एक तरीके से कहा जाए आप लोगों की व्याख्या कुछ भी नहीं कठिन है, बिल्कुल सरल है। तो मान लो एक तरीके से 2 लाइनें लिखने के लिए व्याख्या के लिए आती हैं कि 2 लाइनें लिख दिया, कुछ भी लिख दोगे अगर उससे रिलेटेड, तब भी टीचर कहेगा 1 नंबर तो दे दो बच्चों को। 9 नंबर तो बिल्कुल करेक्ट बंदे कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि बंधे बंधाए नंबर आपके पैराग्राफ में ही दे दिए गए हैं। मतलब आपको उत्तर छांटना है बस कि हाँ ये उत्तर आपके पैरा में ही रहेगा बच्चा, बस आपको उसको समझना है। तो समझे राष्ट्र के स्वरूप में क्या बताया गया है? राष्ट्र की उन्नति, स्वरूप, एकता, भाव, संस्कृति, जन, भूमि, इन सबके भावों को रखा गया है कि हम राष्ट्र के प्रति क्या सजग रहें, वो क्या हमें करना चाहिए। हमें भूमि की रक्षा करनी चाहिए, हमें भूमि को उपजाऊ बनाना चाहिए। क्या बना रहे हैं? बंजरी तो बना रहे हैं। तो कहने का मतलब सचेत रहना और बहुत अच्छे से अगर ये चैप्टर आपको समझ में हो तो समझना, हर्षित, अंश, अंकित सबको पढ़ना है। अमन, फोकस, तुम बहुत फोकस कर रहे हो इस समय, तुम बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो और फोकस करो इस पर। अगर ये आपको चैप्टर समझ में आया है बच्चों तो कमेंट बताइए, अगर नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल कमेंट में लिख देना कि सर पुनः एक बार इसको बता दीजिए, हम बता देंगे। ऑफलाइन बच्चों को तो हम पढ़ाएंगे ही बताया गया है व्याख्यात्मकता। और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़िए बच्चों, हम आपको नोट्स अवेलेबल करेंगे। नोट्स बना रहे हैं हम लोग, अभी PDF सेंड कर रहे हैं, यानी कि सारी चीजें सेट कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। जुड़िए और शेयर से ज्यादातर शेयर कर दो बच्चों, शेयर करने से क्या होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग के पास हमारी सहायता पहुंच सकेगी। ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और अगले वीडियो में हम व्याकरण के रूप में मिलेंगे, व्याकरण पढ़ाएंगे। ठीक है, एक ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हम व्याकरण पे बात करेंगे, क्योंकि व्याकरण बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जय हिंद।